नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस के लिए मैंने लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं और उस पर वीडियोस बन रहे हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मतलब होता है कि वो टॉपिक्स जो यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अब इस पर मैंने कई ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा कि इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, साइकोलॉजी क्या है। फिलहाल आज हम देखेंगे कि यहाँ पे टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं और यहाँ पर प्राचीन भारत का एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। प्राचीन भारत में कई चीजें आती हैं, जैसे कि आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गया, आपका वैदिक काल हो गया, ठीक है, आपका महाजनपद हो गए, आपके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, आपके अशोक हो गए। इन सबके जो हैं गुप्ता काल, सबका एडमिनिस्ट्रेशन जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ प्राचीन काल का, बल्कि देखा यह गया है कि मध्यकालीन भारत में भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आप जो टॉपिक है इसको ठीक से कवर कीजिएगा। और आप यहां देख जैसे पाते हो कि 2023 पीसीएस में भी ये सवाल आया है और जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें भी सवाल आया है। तो ये एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको ठीक से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं कि वैदिक काल के हम लेके चलते हैं। वैदिक काल में एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, उसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेते हैं क्योंकि वैदिक काल से चीजें आती हैं। तो ये जो टॉपिक है उसको दो हम वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियोस में हम देखेंगे कि जितने भी ये ग्रंथ हैं हमारे, वेद हो गए, ठीक है, वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक हैं, इससे संबंधित सवाल क्या क्या आएंगे। उसके बाद हम सेकंड वीडियो जब लेंगे उसमें सभा समिति वगैरह में क्या क्या पूछा गया है वो सब कवर कर लेंगे उसमें, और कौन से पद किसको मिलता है, क्या इसकी जिम्मेदारी होती है, वो सब कवर कर लेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो पूरा एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वैदिक लिटरेचर से। स्टार्ट करने से पहले जो ये पीडीएफ है, आप चाहें तो पीसीएस गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है आप वहां जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा आपको आराम से मिल जाएगा। काफी अच्छा पीडीएफ है ये, सब कुछ आपस में बताई गई है इसमें। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे, कुछ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, सब कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिटरेचर की बात करते हैं क्योंकि लगातार लिटरेचर के ऊपर सवाल पूछते हैं। बुक्स एंड ऑथर वाला टॉपिक भी बहुत ट्रेंडिंग रहता है। फिलहाल हम देखते हैं वेद के ऊपर देखते हैं। देखिए, अब वेद, 4 वेद है हमारे, हमें पता है कि हमारे जो वेद हैं वो 4 वेद है। ठीक है, तो देखते हैं वेद के ऊपर, और वेद के ऊपर सवाल बहुत आते हैं, सवाल आते हैं। ठीक है, तो हमें 4 वेद हैं। ठीक है, पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद आता है, फिर अथर्ववेद आता है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 4 वेद कौन कौन से हैं, और उसमें भी सबसे प्राचीन, सबसे पहला वेद जो आता है वो आता है ऋग्वेद आता है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये पहला सवाल आपका बन जाता है। फिर वो लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है, आपको वेद पता है, लेकिन ये वेदों के बाद क्या है, जो वेदों के बाद। अच्छा, एक सवाल इनका आया था कि वेद में जो बातें लिखी गई हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना भी होता है। ठीक है, उनका उन पर टीका करना, उनके ऊपर टीका का मतलब है कि एक कमेंट्री करना, उसको एक्सप्लेन करना कि लोगों को, आम लोगों को समझ में आ सके। तो जो वेद है उनको समझाने के लिए ब्राह्मण बने, उसको भी समझाने के लिए आरण्यक बने, यानी कि जो जंगलों में रहकर जिन्होंने ग्रंथ लिखे, और फिर उपनिषद भी आए। तो ये सब इनका मोटा मोटा मैं बता रहा हूं आपको, मोटा मोटा, कि ऋग्वेद जो वेद हैं उनके ही बातों को एक्सप्लेन करना, उनकी फिलॉसफी को एक्सप्लेन करना कि आम लोग समझ पाए। तो वो ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं, अरण्य के ग्रंथ भी आते हैं, और उपनिषद ग्रंथ भी आते हैं। एग्जाम में सवाल आया कि आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाइए कि वेद के बाद कौन से आए, वेद के बाद ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के बाद आरण्य क्या है, आरण्य के बाद उपनिषद आए। ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए वेद है, वेद के बाद ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल और आता है आपके यहाँ कि भाई चलो ठीक है, आपने सीक्वेंस बता दिया, अब हमें ये बताओ कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, यानी ऋग्वेद की बातों को ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से क्या कौन कौन से एक्सप्लेन किए गए। तो 2 ब्राह्मण आते हैं आपके ऋग्वेद में। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 ब्राह्मण आते हैं, और ये एग्जाम में बहुत बहुत ही कॉमन सवाल है और लगातार पूछा जाता है एग्जाम में। ऋग्वेद का जो 2 ब्राह्मण है वो अत्रि है और कौशिकी है। अत्रिय और कौशिकी ये है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये। ठीक है, उसी तरह से यजुर्वेद के हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। ठीक है, याद करना, बस हो सके तो आप वीडियो को पॉज कर लें, उसको लिख लें, नहीं तो जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से। फिर सामवेद आता है, सामवेद में पंचविश और षड्विंश आता है आपका, और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण आता है आपका। तो मैच द फॉलोइंग का सवाल आएगा
एक तरफ आपको ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए जाएंगे और एक तरफ आपको वेद लिख दिए जाएंगे और बोलेंगे मैच द फॉलोइंग कर लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट करो, ऋग्वेद का क्या है, ऐतरेय, कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ और तैतरीय, सामवेद के पंचविश और षड्विश और अथर्ववेद के गोपथ। ठीक है, ये अब हो गया। अब उसके बाद आपका आता है ये आरण्यकी, यानी जंगलों में, आरण्यकी मतलब जंगल। ठीक है, जंगल में कौन से ग्रंथ लिखे, यानी कि वेद की फिलॉसफी को जंगल में जाकर लिखना, मोटर समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर कौन से हैं, ऐत्रेय, ऊपर वाला भी ऐत्रेय, ये भी ऐत्रेय, और कौशिकी उसको भी बोला गया। यजुर्वेद में भी शतपथ और तैतरीय वही सेम रहा। सामवेद में यहां पे चेंज है, जैमिनीय और छांदोग्य, दो आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरण्यक में सामवेद के जो है वो बदले हैं जैमिनीय और छांदोग्य। कहीं पे पूछते भी हैं छांदोग्य जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, वो सामवेद से है, पूछा गया है। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य, अभी छांदोग्य उपनिषद नाम ले लिया, छांदोग्य उपनिषद जो है किससे संबंधित है, तो वह सामवेद से संबंधित है। ठीक है, और यहां पर देखिए कि आरण्यक जो है अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, अब अगला देखते पॉइंट, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद, सवाल पूछा गया कि भाई उपनिषद क्या चीज होती है, तो उपनिषद के अंदर जो वेद के अंदर फिलॉसफीज बताई गई हैं उसको और एक्सप्लेन करती बातें हैं। सारी उपनिषद जो हैं वो फिलॉसफी बताती हैं, दर्शन शास्त्र है, दर्शन क्या बताते हैं कि भाई ये जीवन इस तरह जीना चाहिए, या परम ब्रह्म की जो परिकल्पना है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो उपनिषद में आप देखिए कि पहला जो है ऋग्वेद में वो ऐतरेय और कौशिकी, यहाँ पर भी फिर से दिखाई दे रहा है आपको, ऐतरेय कौशिकी है। ठीक है, फिर आपका जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर आप देखिए यहाँ पे है बृहदनारायण, फिर है तैतरीय, फिर कंठ, श्वेताश्वर, मैत्रेय और ईशोपनिषद। अब ईशोपनिषद बहुत ही बढ़िया उपनिषद है, हो सके तो पढ़ लीजिएगा। कि इसमें एक लाइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि पूर्ण में से जब पूर्ण निकल जाता है तो पूर्ण ही बचता है। अब ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, पूर्ण में से पूर्ण निकल जाएगा तो पूर्ण ही बचता है। तो ये ईशोपनिषद से आता है और ये आपका यजुर्वेद में से आता है। फिर छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद आपके जो है वो सामवेद में है, और अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडुक उपनिषद आपके, आपको ये तीनों है, जिसमें से ये दोनों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। मंडुक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद जो है दोनों आ चुके हैं। तो एग्जाम में ये सब लगातार पूछे जाते हैं। आपको इस तरह टेबल फॉर्म में बना दिया है जिससे कि आपको चीज समझ में आ जाए। उपनिषद में ऋग्वेद में ऐतरेय कौशिकी, यजुर्वेद के अंदर बृहद, तैतरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रेय, ईशोपनिषद, फिर सामवेद के अंदर छांदोग्य और केन, और आपका ऋग्वेद अथर्ववेद के अंदर प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मंडोकोपनिषद आ गया आपका। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया आपके इस तरह से एक और मैं बताता हूं कि जहां तक मुझे लगता है कि एक सवाल आपको इसमें से बन जाएगा। तो इस टेबल में से ही आपको एक सवाल आपको मिल जाएगा, तो ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, फिर आपका आता है अगला टॉपिक आता है कि ऋग्वेद में मंडल कैसे आते हैं। तो कई बार आपको सवाल पूछते हैं मंडल का मतलब क्या है, चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद जो लिखा गया वो चैप्टर। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि भाई सबसे इसमें एक पॉइंट है कि पहला चैप्टर और 10वां चैप्टर हमेशा बाद में लिखा गया है, ये लास्ट में लिखा गया है। तो पहला चैप्टर हमेशा बाद में लिखा गया, क्यों ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है वो ऐसा महसूस किया गया कि ये बाद में लिखा गया होगा। लेकिन फिलहाल पहला चैप्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 10 चैप्टर है आपके अंदर। ठीक है, तो कुछ बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें बताई गई हैं उन चैप्टर्स के अंदर। सवाल पूछते हैं कि बताइए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में ये बात बताई गई थी, इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मंडल आप देख ही रहे हो, और मंडल में जो बातें पूछी गई हैं वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या पूछा गया है कि भाई प्रथम मंडल के अंदर बोला गया कि इस मंडल में 50 सूक्त कर्ण ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, यानी 50 जो श्लोक है वो कर्ण ऋषि द्वारा लिखे गए हैं, और इस मंडल में ऋषियों को सचिन की संज्ञा प्रदान की गई है। इस मंडल के ऋषियों को, यानी कि ये सिर्फ ऐसे ऋषि जो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ही ऋषि हैं, उसकी रचना करते हैं, तो उन्हें सचिन जो ऋषि है वो बोला गया है। ठीक है, अब देखिए कितना प्रिसाइज है। आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे आजकल एमबीबीएस आप डॉक्टरी कर लेते हो, लेकिन अब एमबीबीएस होने के बाद फिर आप सुपर स्पेशलिस्ट बनते हो ना, कि हार्ट के स्पेशलिस्ट हो, या सर्जन हो आप, या ब्रेन के हो, न्यूरो के हो गए, या किडनी के हो गए। उसके बाद आप एक और भी होता है, सुपर स्पेशलिस्ट भी हो जाते हैं कि आप ब्रेन में भी किस ब्रेन के कौन से हिस्से के आप एक्सपर्ट बन गए। तो कुछ ऐसी बात यहाँ पर है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो ऋषि हैं उन्हें बोला गया है सचिन ऋषि की संज्ञा दी गई है। दूसरे के अंदर बात करते हैं, उन्हें गृहस्थवत ऋषि को विश्व का प्रथम अभियंता की संज्ञा प्रदान किए जाने की उल्लेख किसी मंडल में है। अभियंता मतलब इंजीनियर,
ठीक है। तो कौन है? घृत समद। तो घृत समद ऋषि को प्रथम अभियंता बोला गया है। अभियंता मतलब इंजीनियर। तीसरा मंडल में या ये यहाँ पर तीसरा मंडल संबंधित है विश्वामित्र से। पहला वाला किससे है? वो देखिए, मधुच्छंदा, दीर्घतमा, मेधातिथि, अगस्त्य। तो यहाँ पे अगस्त्य ऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आना हो तो अगस्त्य आ जाएगा। दूसरा वाला जो है वो घृत समद से संबंधित है। तीसरे ऋषि विश्वामित्र से संबंधित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो मंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपको, विश्वामित्र से है। और विश्वामित्र को प्रथम गुरु धर्म की संज्ञा प्रदान की जाने का उल्लेख इसी मिलता है। ठीक है, तो ये प्रथम धर्म गुरु हैं, तो बहुत बड़े। विश्वामित्र और वशिष्ठ दो बड़े धर्म गुरु हैं। ठीक है, भले ही इनका आपस में 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन ये बहुत बड़े ऋषि हैं। विश्वामित्र हैं, प्रथम धर्म गुरु की संज्ञा को प्रदान की गई है। और इन्होंने गायत्री मंत्र को की रचना की है। क्या रचना की है? गायत्री मंत्र की रचना की गई है। उम्मीद करता हूं गायत्री मंत्र आपको आता होगा। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इस पीडीएफ में लिखी गई है, ये जहां से सोर्स लिया गया। मैं बताता हूं कि वैसे वो लाइन लिखी, इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता था, क्योंकि जो एग्जाम हम दे रहे हैं उस एग्जाम के हिसाब से भी संबंधित नहीं है। लेकिन कभी कभी हिस्ट्री को लोग अपने फायदे से करने के लिए ऐसी बातें पर्पसफुली इंजेक्ट कर देते हैं कि आप पढ़ के आपका जो है दिमाग खराब हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लाइन देखिए, इस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ठीक है भाई, खत्म। गायत्री मंत्र कहां से आया, किस मंडल के अंदर है? तीसरे मंडल के अंदर है, ऋग्वेद के। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, कि अनार्यों को आर्य बनाने का उद्देश्य है गायत्री मंत्र का। अब बताइए, ये लाइन का कोई तात्पर्य, कोई मतलब है? अब किताब से लिया गया है ये, ठीक है, किताब का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये लाइन का कोई मतलब नहीं है इस बात से, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल बनता नहीं है। आप फैक्ट्स पढ़ा रहे हो और आप एक्सप्लेन करो, उद्देश्य एक्सप्लेन करो कि यानी जितने अनार्य थे उनको कन्वर्ट करना है आर्य के अंदर, तो आप गायत्री मंत्र पढ़ा दोगे। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता इस सब चीजों का। तो कभी कभी हिस्ट्री में ये चीजें पर्पसफुली इंसर्ट की जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो भी देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, उस पर आंख बंद कर बिलीव नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ऑथेंटिक बुक्स के अंदर पर्पसफुली चीजें डाली जाती हैं जिससे कि आपका ब्रेन वॉश होता है। और ये यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इसका कोई मतलब, इस लाइन में कोई मतलब नहीं था कि भाई अनार्यों को आर्य में कर देगा। हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कि भाई जैसे पीसीएस 2013 में आया कि इस मंडल में एक गायत्री मंत्र किस भगवान से संबंधित है? सविता देवता यानी कि सूर्य देव से संबंधित है, और ये पीसीएस पूछा गया। लेकिन भाई ये करता क्या है? अरे इतनी जानकारी आपको है, करता क्या है कि मतलब जितने अनार्य होंगे उसे कन्वर्ट कर देगा आर्य में। कोई इतने लाखों लोग, आज करोड़ों लोग जो है गायत्री मंत्र पढ़ते थे, सब के सब इसी सोच के साथ पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, जो मुझे बहुत ही चुभा इस बात को लेकर। मैं बहुत ही इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चीजें किस तरह से दिमाग खराब करती हैं हिस्ट्री का दिमाग खराब करती है, हमारा भी दिमाग खराब करती है। चलिए, चतुर्थ, वामदेव। कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं तथा कृषि यंत्रों का उल्लेख, इसमें कृषि यंत्रों का उल्लेख किया गया चौथे के अंदर। ठीक है, पांचवें के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अत्रि हो गए, छठे वाले के आपके भारद्वाज हो गए, सातवें के वशिष्ठ है। जो मैंने कहा था कि दो इंपॉर्टेंट है, एक पर विश्वामित्र है, तो वशिष्ठ है। इस मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है और इसको दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, अंग्रेजी में द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजा थे। अभी पढ़ेंगे इसको, 10 राजा थे। एक तरफ के राजा जो थे वो वशिष्ठ के फॉलोअर्स थे, एक तरफ वाले विश्वामित्र के फॉलोअर्स थे, और इनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, सप्तम मंडल में मिलता है। ठीक है, और यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र वाला किसको था? सूर्य देवता को संबंधित था। ठीक है, अष्टम, आठवां, यह है आपका कर्ण या अंगिरस ऋषि से संबंधित है, और बाल के सूत्र का स्थान दिया गया है। नवक है पवमान या सोम ऋषि से संबंधित है। इस मंडल में वर्णित 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, इसे सोम मंडल या पवमान मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल के ऋषियों को मान्य की संज्ञा भी दी गई है। तो आप समझिए कि 9वें मंडल में जो 114 श्लोक्स हैं वो कहीं ना कहीं सोम देवता से संबंधित हैं, और पूरा का पूरा सोम मंडल से बोला जाता है। फिर 10वें ऋषि में आते हैं आपके त्रित्र, विमत, श्रद्धा, कामयानी। और इसमें यहां पे देखिए कि थोड़ा सा कि नसदीय, नदी, सूर्य, पुरुष सूक्तों का वर्णन इसी मंडल में किया गया है। सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठान को उल्लेख मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और 10वां सूक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में कहा जाता है। इसमें पहला तो पूछेगा आपसे कि भाई 10वां सूक्त में आपको 2-3 चीजें बोलती है। पहला है वर्ण व्यवस्था, ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि भाई वर्ण व्यवस्था का मेंशन किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, भाई जात व्यवस्था नहीं है, समझिएगा, वर्ण व्यवस्था है।
वर्ण व्यवस्था का मतलब, वर्ण का मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल, टाइप्स, नॉट कि जैसे कि मैं अगर आपसे आज समझाऊं कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आर देयर, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब इसमें कौन ज्यादा अच्छा कौन बुरा ये कोई डिस्कशन नहीं होता था, दे आर दो अलग अलग तरह के लोग हैं। तो वर्ण व्यवस्था में भी 4 प्रकार के लोग हैं। अब बाद में ये हुआ कि जिनके पास नॉलेज थी और जिनके पास पावर थी, उन्होंने इस चीज को अपने हिसाब से चलाया उसको। और ये कब वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था में बन गई और कब वो हेरिडेटरी हो गई, तो ये इसके पीछे जो है इस फिलॉसफी को लागू करने वाले जो लोग हैं वो कल्प्रिट है, वो उनका उनकी गलती है ये, ठीक है। लेकिन आपके जो ग्रंथ के अंदर जात प्रथा के बारे में नहीं लिखा गया है। अब वर्ण व्यवस्था यानी 4 व्यवस्था, 4 लोग, टाइप ऑफ लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर आपके विवाह संस्कार भी हैं, वर्ण व्यवस्था भी आती है। और यहां पर देखिए पुरुराव, उर्वशी, यम यामी संवाद, शर्मा पाणी संवाद, ईला संवाद, इन सबका वर्णन है। संवाद मतलब है डायलॉग्स, डिस्कशन। पूरी पूरी हमारी फिलॉसफी जो होती है वो डिस्कशन के ऊपर है। आप देखोगे लगातार लोग अलग अलग टाइम पर अलग अलग मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्कशन से में डिस्कस क्या करते हैं कि फिलॉसफीज डिस्कस करते हैं, दर्शन डिस्कस करते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। तो यहां पर आप देखिए कि पुरूरव, उर्वशी, यम यमी संवाद, शर्मा पाणी संवाद, इला संवाद है। और आप यहाँ पे देखिए कि ये उर्वशी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यमी आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सब महिलाएं हैं। तो महिलाएं जो हैं, जो ये बोलते हैं कि महिलाओं का अत्याचार बहुत होता था, तो ये भाई आपके ऋग्वेद के अंदर वो महिला डिस्कशन कर रही है, डिबेट कर रही है, मतलब कि पढ़ी लिखी है, समझदार है, इस लेवल की है कि किसी पुरुष से वो डिस्कस कर सकती है, उस लेवल पे आकर की फिलॉसफी लेवल पे डिस्कस कर सकती है। इसका मतलब है कि महिलाएं जो हैं उनको राइट्स थे, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो बातें बताई जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि गायत्री मंत्र के बारे में बहुत गलत एक लेके चले, सेम यहाँ पर भी महिलाओं के बारे में एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए, खैर ये सब बातें जानना जरूरी होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं समझ, क्योंकि अगर आप जो पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले लोग ही गलत माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे, तो फिर आप पीसेस बन जाओ या आईएएस बन जाओ, उसके आपका दिमाग ही ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो फायदा क्या चीज का। खैर, अब यहाँ पे देखते हैं, जब हमने ये पढ़ लिया कि वेद पढ़ लिए, वेदों के अंदर ब्राह्मण्य पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, फिर हमने ब्राह्मण्य पढ़ लिया, फिर आरण्यक पढ़ लिया, फिर हमने आरण्यक के बाद हमने क्या था आपका उपनिषद पढ़ लिया। अब उपनिषद के बाद आता है आपका उपवेद। क्या आते हैं? उपवेद आते हैं। तो सबके उपवेद हैं, तो 4 ये हैं, इनके उपवेद हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं उपवेद क्या है, ठीक है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। मतलब आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ ऋग्वेद, उपवेद है। तो पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग सवाल इसी तरह से बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आपका, ये बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का आपका धनुर्वेद, सामवेद का आपका है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का जो है वो है स्थापत्य वेद, शिल्प वेद, यानी शिल्प से जुड़ा हुआ जो भी शिल्प विद्या जुड़ा हुआ है, ये पूरा है। तो ये इस तरह से याद कर लीजिएगा, ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है आपका। ये सिंपल सवाल पूछा जाएगा पीसीएस में, और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आने वाले, ठीक है। वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ की दृष्टि में, अभी हम ब्राह्मण पढ़ चुके हैं, इसके अंदर फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिकीय, यजुर्वेद में शतपथ और तैतरीय, सामवेद में पंचविश, षाडविश और जैमिनीय, और अथर्ववेद में कौन से? गोपत। एग्जाम आरओ 14 में भी आ चुका है, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप ढंग से पढ़ेंगे, हमें पढ़ चुका भी, ठीक है। वेदों में फिर से आ गया ये, ठीक है। अब आरण्यक लेते हैं। आरण्यक हमने पढ़ा था, ऋग्वेद में आरण्यक ऐतरेय था, राजस्थान में आ चुका है, कौशिकीय, ठीक है। यजुर्वेद में तैतरीय और बृहदारण्य और मैत्रेय और भी थे, मैंने आपने पढ़ाया था, 6-7 थे, ठीक है। ईशोपनिषद था। सामवेद में जैमिनी और छांदोग्य हो गया। अथर्ववेद एकमात्र वेद है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। हमने पढ़ा था कि आरण्यक जो है वो अथर्ववेद का नहीं है, क्योंकि लास्ट में लिखा गया था अथर्ववेद, इसलिए इसका बन नहीं पाया, ठीक है। अब कौन कौन से वेद, कौन कौन से उपनिषद जुड़े हुए हैं? ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकीय, यजुर्वेद का कृष्ण, तैतरीय, कठ, मैत्रेय, श्वेताश्वर, शुक्ल, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक। सामवेद का छांदोग्य और केन, अथर्ववेद का मंडूक्य, प्रश्न और मुंडक उपनिषद जो है, ये आपके ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से बस रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको।
चलिए, ये तो वेद का हो गया। अब वेद से के बाद हम यहाँ पे नदियां देख लेते हैं कि नदियां कौन कौन सी दृष्टि से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको खत्म करेंगे इस पे कि ये प्राचीन नेम है, नदियों के पुराने नाम है, और ये आपके नए नाम आ गए। एग्जाम में आता है, ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपको देखने को 100% मिलेगा। आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे 12 में सवाल पूछा गया है। परुषणीय का है रावी, रावी है। वितस्ता झेलम। अस्कनी 2010 में पूछा गया है, अस्कनी चेनाब। विपासा ब्यास। गोमती गोमल। कुरमु कुरम, ठीक है। कुभा काबुल। श्वस्तु स्वाथ। दुष्द्वती घग्गर। शतुद्री सतलज। सदानीरा गंडक। हिरैनी संधु, ठीक है। और आईएएस तक में आया हुआ हिरैनी। तो टॉप आप देखोगे एक ही इससे 1 2 3 4 5 6 सवाल आ चुके हैं, और ये सिंपल है, बाकी और भी आए हुए हैं। तो एक बार रिवाइज कर देता हूं। परुषिणी है रावी, वितस्ता है आपका झेलम, अस्कनी आपका चेनाब, विपासा है ब्यास, गोमती गोमल, कुरमु आपका कुर्रम, कुभा मतलब काबुल, श्वास्तु आपका स्वात, दुष्द्वती आपका घग्गर, शातुद्री आपका सतलज, सदानीरा आपका गंडक, और हिरैनी जो है आपका संधु। तो ये आपके ऋग्वेद में वर्णित नदियां, उनके बारे में पूरा मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया कि वेद कौन से हैं, उनके ब्राह्मण कौन से हैं, उनके आरण्यक कौन से हैं, उनके उपनिषद कौन से हैं, उनके उपवेद कौन से हैं, पढ़ लिया, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि ऋग्वेद के मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं, उन मंडलों में क्या क्या बातें बोली गई ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने प्राचीन नेम जो होते हैं ऋग्वेद में वर्णित नदियां जो हैं, उनके प्राचीन नेम और उनके आधुनिक नेम है, हमने वो पढ़ लिया। तो आज हम इतने पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला जो वीडियो बनेगा उसमें अब ऋग्वेदकालीन राजनीतिक संस्थान, उनके बारे में, हम सभा के बारे में, और सभा हो गई, समिति हुई, इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज और है, मैं आपको बस डिस्कस करूं, जो लोग अभी तक यहाँ पे रुके पड़े हुए हैं उनकी सिर्फ उनके लिए ही है ये चीज। जैसे कि आप ये टॉपिक देख रहे हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इन सबको हम कवर करें। तो अगर ये टॉपिक्स आपको चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा। एग्जाम में इन टॉपिक्स से मान के चलिएगा कि 60 70 80 तक सवाल आपको टॉपिक्स रिपीट करेंगे। ये टॉपिक्स रिपीट करेंगे 80-85 सवाल तक, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखिए ये टॉपिक्स सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर साहब आप इनको ही पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ ले जाते हैं, और मेक श्योर कर लीजिए कि आप गलत ना करो, तो आपका पीसेस प्री रुकेगा नहीं, ये मैं आपको वादा करता हूं मैं, ठीक है। खुद पढ़ पाते हैं इन टॉपिक्स को, ठीक से पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रिपीट सवाल, मेरा कहने का मतलब है कि ये जैसे कि मान लीजिए कि आपका एससीओ मीटिंग आ गया, या पोर्ट आ गया, या क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, तो जरूरी नहीं कि घटना चेक पढ़ लिया आपने, रिपीट सवाल। आप ये मत सोच के इन टॉपिक को पढ़ना कि सिर्फ रिपीट सवाल देखने हैं। आप इन टॉपिक्स का ओवरऑल पूरा पढ़ना कि हाँ भाई ये ओवरऑल, चाहे नया आ जाए, चाहे पुराना आ जाए, चाहे आसान आ जाए, चाहे मुश्किल, हमें इस टॉपिक को अगर हमने फाइनल किया है तो वो राइट होना चाहिए, ठीक है। तो खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो बहुत, मैं आपको ये देखिए सब बढ़िया तरीके से। तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूं मैं, यूपी पीसीएस 2024 के प्री के लिए, ठीक है। पूरा 1 साल का प्रोग्राम रहेगा, प्री और मेंस दोनों कवर करा दिया जाएगा। इसके अंदर जितने टॉपिक कराए जा रहे हैं इनको ठीक से कवर कराना, इनको आपको चीजों को याद कराना, टेस्टों के माध्यम से याद कराना, आपका डिसिप्लिन क्रिएट करना, और गारंटी लेना कि आपका ये पेपर एग्जाम क्रैक हो। ये मेरी जिम्मेदारी, ये गारंटी रहेगी इसके अंदर, ठीक है। वो आपके फॉलो अप स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम आपके नोट्स पूरे कंप्लीट कराते हैं, ठीक होगा। 2500 इसकी फीस है, 12 महीने के लिए रहेगा, मतलब प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएंगे आपके। और आप उसके लिए 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी सकते हैं। बहुत ही ब्रिलियंट है, खासकर उनके लिए जो जॉब करते हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो नहीं समय दे पाते हैं, उनके साथ काम, मतलब कि हमें काम करना पड़ता है आपके साथ, मतलब आपको डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए लगातार आपको फोकस करके आपको फॉलो करना पड़ता है ना, फॉलो अप स्ट्रेटेजी। फॉलो अप करना पड़ता है कि भाई आप ये नहीं कि 2 दिन पढ़ाई छोड़ दें, वो ना हो, लगातार आप पढ़ाई करते रहो। पूरा प्रोसेस ये रहेगा। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पोस्ट कर लीजिएगा। ये टॉपिक में कवर कर लिया। अगला टॉपिक फिर से कुछ नया लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।